श्रीचंद गौतम जी जो सादगीपूर्ण सादा जीवन उच्च विचार वाली सोच के साथ में आगे बढ़े और अपने परिवार को आगे बढ़ाया। जो आप देख रहे होंगे विनोद गौतम जी पिछली योजना में, एक बार दिखाएं बोर्ड की तरफ को, जो पूर्व सभासद हैं वार्ड नंबर 5 से, इनकी जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान उसमें था। और ये बिना किसी दिखावे के सच्चाई का जीवन, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पुराने समय के जब लोग 10वीं पास भी नहीं कर पाते थे, ऐसे समय में इन्होंने हायर एजुकेशन की डिग्री प्राप्त की और अपना काम करते हुए, किसी की नौकरी ना करते हुए, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस ये कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। साथ ही ये बहुत अपने समाज, जो लोग केवल इस बात के लिए बैठे रहते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इन्होंने उस सब को पीछे छोड़ते हुए ये प्रेरणा स्रोत हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो सीमित संसाधनों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी आशा की किरण है, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। इनके अनुभव सब लोगों के सामने जाने चाहिए कि जो गरीबी का और अभाव का जीवन छोड़कर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ श्रीचंद गौतम जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने 1974 में हाई स्कूल किया, 76 में मैंने इंटर किया, 78 में ग्रेजुएशन किया और 80 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कहाँ से किया आपने? मैंने एनआरसी कॉलेज खुर्जा से किया, जब उस समय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सॉरी ये मेरठ कॉलेज, मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ हुआ करती थी। आप कितने भाई बहन हैं अपने परिवार में? हम 5 भाई हैं, हम बहन हमारा कोई नहीं है। अच्छा, तो वो भी सब पढ़े हैं आप ही की तरह? नहीं, उनमें एक भाई पढ़ा है बस मेरा, जो वे भी पोस्ट ग्रेजुएट है, जो मेरे से तीसरे नंबर का है। तो जैसे समान सबको अवसर मिले परिवार में, तो आप ज़्यादा कैसे पढ़ पाए, वो क्यों नहीं पढ़ पाए? अच्छा, क्या कारण मानते हैं? बस हमारी मदर की बहुत छोटी सी उम्र में ही डेथ हो गई थी, सारा बोझ मेरे पे आ पड़ा, वो नहीं पढ़ पाए जाते। अच्छा, जैसे आपने सन 74 में 10वीं पास की, तो फिर उस समय पे तो बहुत कम लोग पढ़ते थे। आपने फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई भी किया और मेरी लगी भी। 74 में ही मेरी नेवी में लगी, मेरठ से मैंने। लेकिन मेरा क्या है, मेरे अंदर एक स्वाभिमान है गुलामी का और स्वतंत्रता रहने का। मैं एक स्वाभिमान आदमी हूँ, किसी की गुलामी पसंद नहीं की। गुलामी तो हमारे पुरखों ने बहुत कर ली, लेकिन अब मेरे बस की गुलामी करनी नहीं थी। नौकरी आपने ज्वाइन करने के बाद? हाँ, जो मैंने 6 नौकरियां छोड़ी हैं। एक तो ये कि जो मेरे से कोई बदतमीज बने से कोई, अरे तू मेरे से जूनियर है। नेवी, पहली नौकरी नेवी में थी। उसके बाद कौन कौन सी जॉब आपको मिली? फिर मेरे एयरफोर्स में हुआ था सिलेक्शन, वो वहाँ से भी मैंने छोड़ा। भाई मेरे बस की जो गुलामी का, फिर मेरे मन में मैंने ये बना लिया कि मैं गुलामी नहीं करूँ। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से में आया था आपका नंबर? क्या में? एक तो नेवी में, नेवी के बाद फिर कौन? एयरफोर्स में, फिर इसके बाद में बैंक का पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। बैंक पीओ भी निकाल दिया था आपने? बैंक पीओ भी निकाला था। फिर इसके बाद में मैंने स्टेशन मास्टर के लिए, एएसएम के लिए, और मैं कुछ दिन वहाँ रहा था, इस पे जलेसर रोड पर, जो हाथरस से आगे है, वहाँ से मैंने छोड़ा। फिर इसके बाद में मेरा असिस्टेंट आर्चिविस्ट, जो कि ये होते हैं पुरातत्व विभाग में जो होते हैं, उसके लिए मेरा हो रहा था। लेकिन सब जगह से मैंने नौकरी में छोड़ करके अपना ही बिजनेस, क्योंकि मैंने ये 6 सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद अपना जीवन, सादा जीवन, क्योंकि बेईमानी मेरे रग में नहीं है। कौन से साल में आपने शुरू किया था अपना काम? अपना मैंने किया था 83 में। अच्छा, सन 80 से लेकर आप ये पहली नौकरी कब मिली थी आपको? कौन से साल? 74 में। सन 74 में इनको पहली सरकारी नौकरी मिली और उसके 9 साल में 6 सरकारी नौकरी बदलने के बाद 1983 में इन्होंने अपना ये 1983 से ठिया है ये। एक बार दिखाएं, ये 1983 से ठिया है इनका।
उस समय तो मोदी नगर बहुत अच्छा उद्योग के हाँ, मामले में चल रहा उद्योग होगा, मामला था, बहुत रौनक होगी। बहुत अच्छी तो थी। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बताएंगे कि आज की पीढ़ी को ये पता चलेगा क्योंकि मोदी नगर कितना हरा भरा था उस समय पर। उस समय बहुत खुशहाली थी, जो आज ये चहल पहल जो हो रही है इतनी तो नहीं थी, लेकिन हरा भरा क्षेत्र था पूरा। और मेरी एजुकेशन सारी एनआरसी कॉलेज खुर्जा की है, मैं वहाँ से मैंने इसीलिए मैंने दुकान करने की सोची। नहीं, जब ये मोदी स्टील फैक्ट्री का ये पूरा कैंपस है, उसके सामने आप हैं, हाँ। तो बहुत कर्मचारी, उस समय साइकिल का दौर था। हाँ, साइकिल का दौर था, तो मेरी पहले साइकिल की ही दुकान करी थी। साइकिल की दुकान थी, तो बहुत लोग यहाँ से 4-5 हजार लोग काम करते थे ना स्टील में, काम करते थे, तो बहुत लोग आते होंगे। बहुत लोग आते थे, बहुत अच्छा काम धंधा होगा लोगों का उस समय। काम तो इतना बढ़िया था कि 10 तारीख को मैं कोई काम नहीं करता था, सिवाय बस पैसे की काउंटिंग ही रहती थी, और बाकी 29 दिन में अपना, मतलब सरकारी नौकरी से ज्यादा आप कमा हाँ, लेते थे। ज्यादा कमाई थी उस समय। सरकारी नौकरी में कितनी तनख्वाह थी उस समय? सरकारी नौकरी में तो उस समय ऐसी थी 3300-3400 रुपए की थी, जो स्टेशन मास्टर महीने की। हाँ, महीने। और आप कितना कमा लेते हाँ, थे? उस समय 4-5 हजार रुपए कमा लेते थे अपने काम में। क्या बात। तो और जो आप बिजनेस में आपने अच्छी प्रोग्रेस की, काम करते थे, इसके अलावा मोदियों के बारे में अगर हम जानना चाहें कि उनका क्या दृष्टिकोण था यहाँ, राय बहादुर साहब को आपने देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा राय बहादुर साहब को। अच्छा, नहीं देखा। लेकिन दृष्टिकोण ये था कि यहाँ की जो पब्लिक है ना, जो लोकल जो पब्लिक है, उन्होंने इसको डिफीट किया है मोदी को। अपना यहाँ कार्ड डालते थे, पंच किया कार्ड, और अपने घरों में या खेतों में जाकर के काम करते थे। तो वे तो हरास तो उनका होना ही था, खत्म तो होना ही था एक न एक दिन। तो मोदियों का आप दोबारा से, जैसे यहाँ आपके सामने दोबारा से कंपनियां यहाँ खुल रही हैं एक के बाद एक, तो आप उस दौर में और आज के दौर में, जब पिछला 20 साल 22 साल गए हैं, 93-94 के आसपास शायद मोदी स्टील फैक्ट्री बंद हुई थी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दौर पहला ही बढ़िया था, दौर पहले ही अच्छा था। किस कारण से, मतलब किस कारण से ये कि अब जो भी है, मोदी ने इतनी फैसिलिटी दे रखी थी वर्कर को, शायद किसी अच्छे कर्मचारी को, सरकारी को नहीं मिलती थी, जो उन्होंने अपने एक 4th क्लास के कर्मचारी को दे रखी थी। जैसे कि क्वार्टर्स देना, लाइट, बिजली वगैरह सब कुछ, और तुम्हारे और तो और शेविंग के, कटिंग के पैसे तक भी, साबुन के, धुलाई बुलाई के, सबके पैसे भी वही देते थे। इतनी बढ़िया फैसिलिटी थी। अच्छा, जैसे आप MA आपने किया, हाईली क्वालिफाइड हैं आप, तो जीवन दर्शन के रूप में आप क्या समझ में आता है? अब ये जो जीवन है, आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो आप जीवन के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है और क्या संदेश आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए तो मेरा एक संदेश है कि अगर मैं राजनीति के पक्ष में मतलब बोलता हूँ या विपक्ष में बोलता हूँ, तो युवा पीढ़ी से तो मेरा ये कहना है कि इतने EVM को इतने नहीं हटेगी, इतने युवा भी कोई उन्नति नहीं कर सकता। राजनीति से अलग हट करके जो चहुमुखी विकास के लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी आता है, व्यक्तिगत जीवन भी होता है। चहुमुखी विकास यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं हो रहा है। चाहे कोई कहे जाओ भाई मेट्रो चल रही है, फलाना हो रहा, विकास हो रहा, विकास कहाँ हो रहा है? फिर भी जो बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, सब बेरोजगार हो रहे हैं, एजुकेशन को ध्यान दें। हाँ, एजुकेशन की तरफ जाते हो तो जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आप लोग पढ़ते किस लिए? हम अपने बच्चों को एक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, उसमें हर बार पेपर आउट होता है। अभी परसों ही मेरी भतीजी का पेपर था बिहार में, PCS का। अच्छा, मतलब इससे हट करके अगर हम डॉलर पे, जिस समय हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था, यानी 1947 को, उस समय रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत समान थी, दोनों बराबर थे, इक्वल थे वे दोनों ही। लेकिन जब से अब तक इसका आकलन कर ले, अब लगभग 80 रुपए का डॉलर हो रहा है, लगभग मैं बता रहा हूँ, मैं तो एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं, एग्जैक्टली 80 रुपए का हो रहा है। तो हम 80% हम नीचे डाउन हो गए। तो कहाँ का चहुमुखी विकास हुआ? ये तो डाउन हो गए। उस समय सोने का भाव मेरे ख्याल में 300 या 400 रुपए ही तोला होगा, और आज 80,000 रुपए तोला का भाव है। उस समय 12.5 ग्राम होता था, लेकिन आज हो रहा है 10 ग्राम। इंसान की आमदनी भी तो बढ़ी होगी। इंसान की आमदनी बढ़ी है, लेकिन खर्चे बहुत भी तो बढ़ गए हैं। लेकिन पहले पैसा आदमी जोड़ भी लेता था, लेकिन आज पैसा आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता।
और जीवन स्तर का अगर आप देखें, उस समय का जो जीवन स्तर था, खड़ंजे नहीं थे, दगड़ों में लोग जाते थे, लोग घरों में टीवी नहीं था, साइकिल नहीं थी, और गेहूं मतलब सब्जियां लोग नहीं खाते थे। तो वे पैसा सारा ही हमारी तो जेब से जा रहा है, खाते थे, सारा पैसा हमारी जेब से जा रहा है। जीवन स्तर में तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव। अब आप ये कहोगे कि ये पैसा गरीब आदमी पिस रहा है, बीच का आदमी पिस रहा है, लेकिन जो धनाढ्य आदमी है वो और बढ़ रहा है। आपको पता है या नहीं एंकर साहब? कौन सी बात? लेकिन आज के समय में मेरे पास में प्रमाण है, केवल भारतवर्ष के अंदर 28 व्यक्ति ही शासन कर रहे हैं। 28 व्यक्तियों के पास में ही पैसा है, जो कि वे भी सबके सब गुजरात के एक विजय माल्या को छोड़ करके, विजय माल्या तुम्हारे कलकत्ता का है। आर्थिक असंतुलन है। हाँ, कुल मिला के तो उनका पैसा सबका सब तो देखो माफ हो जाता है। कितने $1000 ले लोगे, ₹100 ले लोगे, उनका सबका माफ है। गरीब का 10,000 के ऊपर जेल में ठूस देते हैं वे। कहाँ की न्याय व्यवस्था, कहाँ का संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार तो बिल्कुल खत्म कर दिए हमारे। और अब तो जो बचा कुचा अब ये बनी, अब मैं फिर बोलूंगा तो फिर ज्यादा बात हो जाएगी। चलिए, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? मेरे परिवार में केवल 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। 1 बेटा मेरा खत्म हो गया, 4 थे लोग। सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। ठीक है। युवा पीढ़ी को तो संदेश देखो, युवा पीढ़ी के लिए तो मेरा संदेश ये है, युवा पीढ़ी भी एक सरकार से ही तो जुटती है। युवा पीढ़ी अगर शिक्षित बनेगी, ये जो मैं शिक्षित था, मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं, ना अपने हक की अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं शिक्षा को महत्व देता हूँ, चाहे काम करे या ना करे, आगे नौकरी मिले या ना मिले, कोई भी वे काम करेगा तो वे कर तो लेगा। अगर मान लो वो पढ़ा लिखा है और वे कहीं तर्क भी कर सकता है। पढ़ने लिखने का भी मतलब ये नहीं कि आपने डिग्री तो आपने प्राप्त कर ली और वे रख दी बक्से में, आपकी नौकरी लग गई। लेकिन अगर आप तर्क नहीं करोगे तो वे पढ़ा लिखा हमारी दृष्टि में तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, आपने जो दोनों सरकारें देखी हैं, कांग्रेस नीच सरकारें भी आपने देखी, और वर्तमान में आप बीजेपी की पिछले 2014 से देख रहे हैं। 14 से देख रहे हैं। तो जैसे संविधान दिवस हर 26 नवंबर को मनाया जाने लगा और बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है, 75 साल भी हो चुके हैं संविधान पर, तो आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? देखो, संविधान के ऊपर तो यह है कि हालांकि छेड़छाड़ तो कांग्रेस ने भी करी थी संविधान में, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी बीजेपी वालों ने। किस रूप में, जैसे कुछ बताएं? सारे के सारे इन्होंने बदल दिए। देखिए, हमारे और देशों में संविधान के ऊपर चलता है पूरा देश, लेकिन हमारा देश चलता है मनुस्मृति के ऊपर, ब्राह्मणी व्यवस्था के ऊपर, जहाँ पर जहाँ हमारे यहाँ पर दो व्यवस्था है, 2 बात है। एक तो अम्बेडकरवाद है और एक है ब्राह्मणवाद। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस चीज का कोई जिक्र नहीं है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो एक जो समाज की व्यवस्था है उससे हट करके हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश चलता है कानून से, संविधान। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देश को कहाँ चलन दे रहे हैं ये बताइए। तो खैर, हम पॉलिटिक्स पे इंटरव्यू नहीं है, तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। जो संविधान में तो हमें संविधान में हमें बहुत अधिकार दिए हैं, उसके लिए आप वकील साहब, संविधान में हमें बहुत अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार दिया हुआ है। राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, मूल अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो जन जन तक कैसे पहुंचे, बच्चों तक कैसे पहुंचे? बहुत लोगों को अपने समय जन जन तक पहुंचाना है तो हमें देखो गांव-गांव में जाकर के उनके बारे में बताना होगा। हर बच्चे को जिस प्रकार से हम एक सब्जेक्ट में लेते हैं, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, इंग्लिश है, उसी प्रकार से एक सब्जेक्ट के रूप में संविधान का भी पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। अगर वो शुरू से ही पढ़ाया जाएगा तो वे संविधान के बारे में और राजनीति के बारे में, देश कैसे चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे ऊंची होनी है, वो सब के बारे में अपनी जानकारी उस बच्चे के अंदर हो जाएगी। अगर जो शिक्षा है आपके अंदर या हमारे बच्चों के अंदर, तो वे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, जज बनेगा, तुम्हारा केमिस्ट बनेगा, दवाइयों का
कुछ करेगा, डॉक्टर बनेगा ये। लेकिन अगर हम पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, ना वो बनेगा। मेरा तो उद्देश्य यही है, जो बाबा साहब ने कहा था, लिखा हुआ है बाबा साहब का, कि शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वे दहाड़ेगा। बल्कि हमारे देश में इस लाइन को नहीं पढ़ते हैं, और देशों में वे शिक्षा शेरनी के दूध वाली बात को वे और देशों में वे बच्चे पढ़ रहे हैं और वे दहाड़ रहे हैं।